स्वप्निल, कंफर्टेबल हो? यस सर। यस सर। साउंड पिक्चर सब क्लियर है? सब क्लियर सर। ठीक है। मैं यहाँ पे आपके रिज्यूमे में देख पा रहा हूँ कि आपने डिप्लोमा के बाद फिर इंजीनियरिंग किया है ना? यस सर। क्या रीजन है? रीजन तो कुछ नहीं, घर वाले बोल रहे थे कि अभी जॉब वगैरह मत करो, कि पहले इंजीनियरिंग कर लो उसके बाद देखना जॉब वगैरह। अच्छा। ऐसे बोल रहे थे कि तो मैं तब 18 साल का था, 17 साल, 17 साल, 17-18 साल का था, तो जॉब मतलब घर वाले बोले कि इतनी जल्दी जॉब मत करो, पढ़ लो। हम्म। इसलिए अच्छा, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों चुना? एक्चुअली जब मैं मतलब मेरा 10th पास हुआ तो मेरे फादर बोल रहे थे कि उनको लगा, उन्होंने मैं उनके साथ गया था ऐसे कि उनका एक उनके फ्रेंड है, उनका लड़का मैकेनिकल इंजीनियर था। तो इन्होंने भी बोले कि तुम भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लो। तो मुझे तो समझ ही आता नहीं था, मैं 10वीं में था, तो ठीक है फिर। अच्छा, मान लीजिए पार्क में आपका जॉब हो गया सर। और उसके बाद आपके घर वालों ने बोला कि नहीं, अभी वहां पे जॉब ना करें, वो कहीं और देखें। नहीं सब तब नहीं सब तब मैं मैच्योर नहीं था, सब मैं सिर्फ 10th में था, 10th पास हो गया था, मुझे उतने नॉलेज नहीं थे कि क्या कैसा क्या होता है, कुछ नहीं। अभी मैं उस हिसाब से, अभी मैं मतलब 7-8 साल अभी बड़ा हो गया हूँ, मतलब तब तो 16-18 साल का था, 18 साल का था। इसलिए मैं अभी मैं सोच सकता हूँ, खुद की डिसीजन खुद ले सकता हूँ सर। अच्छा, आपने अपने स्ट्रेंथ में मेंशन किया है एक्सेप्टिंग माय वीकनेस एंड ट्राइंग टू इम्प्रूव। कोई ऐसा एग्जांपल है क्या जो आपको वीकनेस बताई गई है, फिर आपने उस पर वर्क करके उसको इम्प्रूव करके सामने वाले को गलत प्रूफ किया हो? क्यों मैं जब डिप्लोमा में था तो मेरा पढ़ने में बहुत मैं वीक था। तो मुझे एक सर ने कहा था कि तुम मतलब अपनी मतलब किस चीज में कम पढ़ रहे हो ये पहले देखो, फिर उसके बाद मतलब ये करो। इसलिए मैंने मेरे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बहुत सब्जेक्ट मतलब 7-8 मतलब 4-5 सब्जेक्ट बैक लग गए थे। उन्होंने तो मेरे को थर्ड ईयर में कहा था कि आप मतलब क्या कर रहे हो, मतलब कुछ अच्छा करो, मतलब करके क्या कर रहे हो। इसलिए उसके बाद मैंने थोड़ा पढ़ाई वगैरह थोड़ा अच्छा किया हूँ। हम्म। वही। अच्छा, हॉबीज में आपने मेंशन करा है वाचिंग मूवी। सबसे लेटेस्ट मूवी कौन सा देखे हो आप? अभी तो मैंने 12th फेल देखा हूँ सर। ट्वेल्थ फेल। विकास दुबे के तीसर को जानते हो? हाँ सर। ठीक है। बार्क के बारे में क्या जानते हो आप? सर एक बार के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर एक डिप आता है सर ये। और मेरे के रिसर्च फील्ड है अपने इंडिया की मतलब अच्छी खासी रिसर्च फील्ड है जो एटॉमिक एनर्जी के बारे में रिसर्च वगैरह करती है सर। हम्म, ठीक है। ठीक है सर। ठीक स्वप्निल, तो बात करें तो आपसे स्टार्ट करते टेक्निकल राउंड। तो एक बताइए, रिजिडली कनेक्टेड बार है, स्टील और कॉपर की कंपोजिट बार है। और हाँ, कॉपी ले लीजिए आप, हाँ। कॉपी पेन ले लीजिए। यस सर। एक रिजिडली बार है। रिजिडली कनेक्टेड बार है, कंपोजिट बार है, स्टील भी है कॉपर भी है। अच्छा, दोनों तरफ से फिक्स है सर ये। हाँ, रिजिडली का मतलब बोथ एंड फिक्स हाँ। ना। और कूल किया यस जाए, सर। मतलब टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए, कूल किया जाए उसे, तो बताइएगा कि कॉपर के बार पर किस तरह का स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। कॉपर एंड स्टील ना सर। कॉपर एंड स्टील एंड इट विल बी कूल्ड, then what kind of कूल। stress is generated over the copper bar? सर कॉपर केस में टेंसाइल और स्टील केस में कंप्रेशन होगा। Okay, okay. So what do you mean by bulk modulus? सर चेंज इन प्रेशर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम्स होता है सर, बल्क मॉडुलस। अच्छा, fraction change in volume, or we can say volumetric हाँ। strain. हाँ हाँ। So you can write the formula of volumetric strain. यस सर, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। In according to direction wise, x, y, z direction. एक्स।
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन या फॉर्मूला क्या होगा, बता सकते हैं? एक मिनट सर। स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। इट्स ओके। चलिए, ओके इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द बल्क मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिबिलिटी? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मतलब दोनों। इनवर्सली। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबली चेंज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर। अच्छा अच्छा, फ्रैक्शन चेंज मतलब अपन चेंज इन प्रेशर। हाँ हाँ ठीक। एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है ना? क्वेश्चन है, हाँ हाँ उसकी सर। डेप्थ रिड्यूस कर दी, हाफ कर दी। डेप्थ जो है इसकी रिड्यूस टू डेप्थ। हाफ कर दी, तो हाँ स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर्ड होगी बीम के अंदर वो कितना टाइम्स होगी? एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, डेप्थ उसकी सेक्शन है। हाफ कर दी है, स्ट्रेन एनर्जी ओके स्टोर्ड जो होगी बीम के अंदर वो कितना टाइम्स होगी? 4 टाइम्स होगी, 8 टाइम्स होगी, 16 टाइम्स होगी, 32 टाइम्स होगी, कितने टाइम्स होगी? स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है बताइए आप तो। जो सर वर्क इनटू डिस्प्ले मतलब कितना डिस्प्लेस कर सकती है मतलब एक बॉडी उसके स्ट्रेन एनर्जी बताता डिस्प्लेस कर सकती है वो स्ट्रेन एनर्जी होती है। आर यू श्योर? है। यस सर। चलिए, कोई इशू नहीं। ये बताइएगा यूडीएल एंड यूवीएल, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूडीएल एंड यूवीएल? सर यूडीएल में मतलब कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट लोड लगता है और यूवीएल में वैरिंग लोड होता है सर। बेरिंग लोड होता है। इसके बेंडिंग मोमेंट की कोई फॉर्मूला होता है कि यूडीएल को किस तरह से मैक्सिमम यूडीएल यस जो सर। होगा सिंपल यूडीएल सपोर्टेड बीम? यूडीएल का होता है मतलब एक यूडीएल डब्ल्यू इंटू एल होता है और यूवीएल का 1/2 डब्ल्यू इंटू एल। डब्ल्यू इंटू एल होता है यूडीएल। हाँ डब्ल्यू इंटू यूडीएल सिंपली सपोर्टेड है बीम है, सुनना क्वेश्चन, सिंपली उसकी। सपोर्टेड बीम है ओके और एल उसकी लेंथ है और थ्रू आउट दी लेंथ यूडीएल लगा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग ओके मोमेंट सर। क्या होगा? एक मिनट। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 4 सर। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 4 होता है, श्योर? एक मिनट सर मैं चलिए इसको लेफ्ट करो, इतना सा बता दो, किसी बीम पे यदि यूडीएल लगता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप कैसा होता है? यूडीएल लगता है तो बेंडिंग में पैराबोला होगा सर। और अगर यूवीएल लगता है तो? क्यूबिक पैराबोला। तो क्या डिफरेंस है पैराबोला एंड क्यूबिक पैराबोला में? तो शायद मैथमेटिक्स से कुछ तो कॉन्सेप्ट आता है इसमें मुझे याद नहीं। क्योंकि अपन अगर बना के देखते हैं तो दोनों एक जैसा ही दिखता है हमें तो। यूडीएल के लिए अगर बेंडिंग मोमेंट बना रहे आ, हो, यूडीएल के लिए, यूवीएल के लिए, दोनों के लिए एक तरह से सेम ही रहता है शेप तो। फिर आप कह रहे हैं कि सर एक पे क्यूबिक होता है, एक पे। एक मतलब शायद मुझे याद चलिए, कंफर्म नहीं इट्स पता ओके, है सर। इट्स ओके। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज सर
याद याद नहीं। याद नहीं आपको? चलिए, सुपरपोजिशन थ्योरम होती है, मैकेनिक्स में पढ़ी होगी आपने यस सर। सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या होती हाँ है? हाँ हाँ। उस मतलब डिवाइड करते, जैसे किसी फॉर एग्जांपल हमें एक बीम दिया है, उस पे पॉइंट लोड लगा है और मोमेंट भी लगा है, तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, एक पॉइंट लोड को अलग और मोमेंट को अलग बना के। अच्छा, हम्म, चलिए, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है सर। फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर साइकिल, नेट हीट इंडक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन। कोई एग्जांपल दे सकते हो? मतलब मतलब किस चीज पे चल एग्जाम्पल? कहाँ पे हमें फर्स्ट लॉ देखने हीट को मिलती इंजन, है? फर्स्ट लॉ बात सभी जगह मिलती है सर। जैसे? मतलब हीट इंजन रेफ्रिजरेटर सभी जगह मिलते हैं। हाँ, सब हीट जगह? पंप। ठीक है, कार्नोट साइकिल सुना है आपने? यस सर। क्या होता है? कार्नोट साइकिल एक हाइपोथेटिकल साइकिल है जो जिसमें हीट एडिशन या मैक्सिमम टेम्परेचर किया जाता है और हीट रिजेक्शन मिनिमम टेम्परेचर किया जाता है। इसमें सर दो प्रोसेस होते हैं, एक टू आइसोथर्मल एंड टू एडियाबैटिक सर। ओके, ठीक सर। स्वप्निल, यस सर। सो व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स? आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सर फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आईसी इंजन। एनीथिंग मोर? यू डोंट लाइक पावर प्लांट? यस, नो? ठीक है सर, पावर पॉइंट। रेफ्रिजरेशन एंड एयर नो कंडीशनिंग? सर। ओके सर, ठीक है सर, रेफ्रिजरेटर कंडीशन। So why you told that FMTD, SOM and IC only? हमने आपसे पूछा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आपने सीधा बोल दिया FMTD, SOM, IC। कुछ स्पेशल है इनमें जो वो वीक है आपका पोर्शन या कुछ ऐसा? नहीं सर, मुझे मतलब थर्मो थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए तो आईसी वगैरह थोड़ा इजी लगता है। और तब तो फिर रेफ्रिजरेशन भी आसान ऐसे लगता होगा ना, अगर थर्मो अच्छा लगता है। रेफ्रिजरेशन भी आसान है, पर रेफ्रिजरेशन भी आसान ही है सर। पर मैं चलिए, पहाड़ ठीक है। पाइन मतलब पढ़ा है नहीं। आपने स्ट्रेन का नाम सुना है? स्ट्रेन? स्ट्रेन, स्ट्रेन यस सर। क्या होता है? यस सर। व्हाट इज स्ट्रेन इज अ स्ट्रेन? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ सर। आर यू श्योर? यस सर। ओके, एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? लॉन्गिट्यूडनल मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अपॉन लोड लगा है, जो चेंज होगा लेंथ के अलॉन्ग, उसी को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? फॉर फॉर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होगा सर। Then what is the difference between strain? Is there any discrimination between strain and longitudinal strain? सर मुझे लगा स्ट्रेन का चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होगा। Okay. So what are the types of strain then? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। What about shear strain? सर तीन। हाँ सॉरी सर, शेयर स्ट्रेन। What about normal strain? नॉर्मल स्ट्रेन में टेंसाइल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, Have you heard the टेंसाइल और name normal कंप्रेशन। strain or not? क्या आपने normal strain का नाम सुना है? नॉर्मल स्ट्रेन नहीं सर। नहीं सुना है। चलिए, कोई नहीं। स्ट्रेस का नाम सुना है? यस सर। प्रेशर? क्या सर? प्रेशर, प्रेशर। प्रेशर, यस सर, सुना What is the unit of pressure? है। न्यूटन मीटर स्क्वायर सर। Newton meter square. हाँ, Are you पास्कल। sure? Are you sure? यस Newton सर। meter square or यस Newton per meter square? यस सर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी, न्यूटन पर What is the मीटर unit स्क्वायर, of ओके सर, न्यूटन पर मीटर। what is the unit of stress? सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। So the unit of both stress as well as pressure are same. सर
तो कोई डिफरेंस है दोनों में? सर बेसिकली हम प्रेशर फ्लूइड के केस में पढ़ते हैं, और जो स्ट्रेस है हम सॉलिड केस में करते हैं। जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स होता है। जो स्ट्रेस है वो ड्यू टू एक्सटर्नल लोड की वजह से बॉडी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है, उसे स्ट्रेस कहते हैं सर। और प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है और स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है। एनीथिंग मोर? सर प्रेशर की वजह से स्ट्रेस आ सकता है, पर स्ट्रेस की वजह से सर प्रेशर नहीं आ सकता है। श्योर? ऐसा? श्योर हैं आप? स्ट्रेस की यस वजह सर। से प्रेशर आ सकता है? नहीं नहीं नहीं, प्रेशर की वजह से स्ट्रेस आ सकता है सर। अच्छा, लेकिन स्ट्रेस की वजह से प्रेशर नहीं आ सकता है? नहीं सर। हम्म। यस सर। ओके। स्ट्रेस को मेजर करने वाला कोई डिवाइस बताइए प्लीज। सर यूटीएम पे मैं कैन वी यूनिवर्सल मेजर टेस्टिंग द मशीन पे हम कैन स्ट्रेस। वी मेजर द स्ट्रेस? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सर, स्ट्रेस मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी सर। ओके। आपके ऊपर प्रेशर लग रहा है? यस सर। कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेरिक एयर पे एयर लगा। कितना लगा रहा है? इन टर्म्स ऑफ वाटर की बात करें तो 10.3 मीटर वाटर। 10.3 मीटर? 10.3 मीटर ऑफ वाटर। हाइट हाइट के टर्म्स में बात करें तो सर। प्रेशर को जनरली किस टर्म में बात करते हैं? नॉर्मल प्रेशर टॉक की बात कर मतलब रहे हैं? न्यू मतलब यूनिट होगा सर। प्रेशर को हम किस टर्म में बात करते हैं बेसिकली? हाई हाइट के टर्म में सर। व्हाई नागपुर इज फेमस? ऑरेंज। इन नागपुर ऑरेंज। फेमस ऑरेंज। नागपुर में ऑरेंज कैसे खरीदते हैं लोग? किस यूनिट में मिलता है ऑरेंज? ऑरेंज मतलब ऑरेंज जब डजन मार्केट में में खरीदने डजन जाते मिल हो तो कैसे लेते हो, डजन दर्जन में? डजन डजन दर्जन में लेते हो? डजन इज दैट सर। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट? इज पास्कल दैट सर। एस इज दैट ऐसा पास्कल। यूनिट? पास्कल में लेते हो? हाँ यस सर। ऑरेंज और पास्कल में लेते प्रेशर को हो? पास्कल। नहीं प्रेशर नहीं को नहीं, छोड़ो, ऑरेंज नहीं सर, मुझे को। ऑरेंज को बात कर। अच्छा। हम्म। डजन। दर्जन लेते हो, बट दर्जन दर्जन इज नॉट ऐसा यूनिट। सर इज इट? मुझे आइडिया है। ओके। तो प्रेशर की यूनिट क्या, आपके सर पे कितना प्रेशर लग रहा है? आई एम आस्किंग दैट। अच्छा, मेरे सर पे कितना प्रेशर लग रहा है? हाँ सर, 101,325 पास्कल। 101? 325 पास्कल। आपका गर्दन बचेगा इतने प्रेशर पे? 101,325 या 101.325? यस सर, 103.32.5 पास्कल। कैसे पता आपको? सर कैलकुलेट किया जाता है सर। कैसे? ये मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सी लेवल से कैलकुलेट किया जाता है कितना है तो। कैसे? हाउ? व्हाट इज द प्रोसीजर? सर हाइड्रोस्टैटिक लॉ है उसकी तरह, मतलब हाइड्रोस्टैटिक लॉ ये बताता है कि प्रेशर वेरीज इन वर्टिकली डायरेक्शन। ये बताता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ, उसके द्वारा कैलकुलेट व्हाट इज किया जा सकता है हाइड्रोस्टेटिक सर। लॉ? डीपी अपॉन माइनस प्लस माइनस रो जी एच सर। आई एम नॉट आस्किंग एक्सप्रेशन, आई एम आस्किंग व्हाट इज हाइड्रोस्टेटिक लॉ? हाइड्रोस्टैटिक लॉ सर कहता है कि प्रेशर इज वेरीज इन वर्टिकली डायरेक्शन। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन प्रेशर इज इंक्रीजेज, अपवर्ड डायरेक्शन प्रेशर इज डिक्रीजेज सर। ये बताता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो
आपके जो सर पे मैं प्रेशर पूछ रहा हूँ वो मीन सी लेवल से किसने मापा था? मीन सी लेवल से आपका हाइट कितना है, कैसे पता? बैरोमीटर का नाम सुना है? यस सर, बैरोमीटर व्हाट इज द यूज ऑफ टॉरिसिलिन बैरोमीटर? व्हाट इज द यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर? मेजर करता है। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करता है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सर। आप तो अभी तक कह रहे थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है, अभी कह रहे हैं मेजर किया जाता है। लीव दैट। व्हाट इज पीएमएम1? सर पीएमएल इज अ हाइपोथेटिकल मशीन। इसमें होता है कि विद हम बिना हीट लिए कंटिन्यूस वर्क क्लिक करते हैं, ये पीएमएम1 है सर। इज इट पॉसिबल? नॉट सर, इज इट नॉट पॉसिबल। इज हाउ यू कैन वायलेंट जस्टिफाई दैट? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सर। दैट इज द वायलेशन ऑफ अरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सर। okay so what is the if pmm1 is validated, suppose pmm1 है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? सर इनफाइनाइट होगी सर उसके। और pmm2 की? 100% होगी सर उसमें। मतलब PM2 में हीट लेते हैं, हीट टोटली कन्वर्ट वर्क में होते हैं और हीट रिजेक्ट नहीं करते सर। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट करते हैं सर। I didn't ask that. I'm asking only what is the efficiency of pmm2. That is 100%, you told हंड्रेड that. परसेंट सर। Okay, what is the सर efficiency of Carnot cycle? मतलब रिवर्सिबल कैनोट इज अ रिवर्सिबल साइकिल, उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी Can we say that लेस देन हंड्रेड efficiency of परसेंट Carnot cycle is 100%? नो सर। नहीं कह सकते हैं। तो फिर Carnot cycle आपने अभी सर से कहा था कि impractical cycle है, यस सर। that is a hypothetical cycle. So how यस you सर। can say that it is hypothetical cycle? इन द देर कार्नोट साइकिल में सर एक आइसोथर्मल पे हीट एडिशन होता है। मतलब हीट एडिशन एज अ मैक्सिमम टेम्परेचर और हीट रिजेक्शन एज अ लोअर टेम्परेचर सर। इसलिए मैक्सिमम मतलब कांस्टेंट इस पे हीट ऐड करना इम्पॉसिबल है क्यों? आइसोथर्मल। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट एडिशन या हीट रिजेक्शन नहीं हो नहीं सकता नहीं, है क्या? आइसोथर्मल आइसोथर्मल पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल? प्रोसेस सर। is a it is a constant temperature process, is a reversible process, externally reversible and internally reversible, both sir. Carnot told that reversible adiabatic or reversible isothermal. No, Carnot didn't use that word. Yes, sir. वो तो बाद में यूज किया ना, उसकी मजबूरी थी यूज करना। कार्नोट साइकिल इम्प्रैक्टिकल साइकिल कैसे हो गया था पहले? कार्नोट तो जानता था ना, पढ़ा लिखा इंसान था, तो उसने रिवर्सिबल वर्ड क्यों यूज किया फिर? मुझे आइडिया नहीं। आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस है या फास्ट प्रोसेस? आइसोथर्मल स्लो प्रोसेस है सर। एडियाबेटिक? एडियाबैटिक मतलब फास्ट हो सकती है, फास्ट सर। स्लो भी हो हो सकती सकती है या है। होती एडियाबैटिक है? फास्ट फास्ट सर फास्ट प्रोसेस एडियाबैटिक। कैन वी से दैट adiabatic process is also known as isoentropic process? सर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कह सकते हैं, पर एवरी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्सिबल प्रोसेस सर। ओके, एंट्रोपी चेंज की बात करते हैं। एंट्रोपी जानते हैं यस सर। क्या होता है एंट्रोपी? यस सर। व्हाट इज एंट्रोपी? सर एंट्रोपी इज सर डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल और डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, सो व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी? मतलब मतलब हमारा मैटर कितना, मतलब उसके अंदर कितने रैंडमनेस है मॉलिक्यूल के, ये बताता है सर। फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब क्या हुआ कि हम प्रैक्टिकली किसी को समझा सके कि ये है एंट्रोपी। क्या एंट्रोपी जीरो हो सकती है किसी चीज की? एंट्रोपी जीरो जीरो हो सकती है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की सर। एंट्रोपी जीरो होती है या एंट्रोपी चेंज जीरो होती है? सॉरी सॉरी, एंट्रोपी चेंज जीरो होता है सर। आई एम आस्किंग अबाउट एंट्रोपी। क्या किसी सिस्टम की एंट्रोपी जीरो हो सकती है? नॉट पॉसिबल सर। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ?
For a pure crystalline structure, entropy is a zero for at 0 Kelvin, sir. बट यू आर टेलिंग दैट जीरो एंट्रोपी अचीवेबल ही नहीं है, तो सर जीरो थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ गलत है। फॉर 0 Kelvin, सर 0 Kelvin अचीवेबल नहीं है सर। हु टोल्ड दैट जीरो केल्विन अचीवेबल नहीं है? साइंटिस्ट नेल्सन, ऐसा कुछ तो साइंटिस्ट, मुझे कंफर्म नाम नहीं है उनका। कितना टेम्परेचर अचीव किया जा चुका है अभी तक, लोएस्ट टेम्परेचर? लोवेस्ट थिंग -270 सर 0.01 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब ट्रिपल पॉइंट होता है सर इसके नीचे। सॉरी, ट्रिपल पॉइंट कितना होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस। 0.01 डिग्री सेल्सियस? नहीं नहीं, हाँ, किसका? वाटर। वाटर का ट्रिपल पॉइंट। प्रेशर कितना होता है ट्रिपल पॉइंट पे? 611 पास्कल, 611 622 पास्कल। ओके, लीव दैट। आपने इंजन का नाम सुना है, हीट इंजन का? यस सर। थर्मोडायनामिक्स के किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? सर एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पे ऊपर इसका मतलब यूज है सर। थर्मोडायनामिक्स का कौन सा लॉ हुआ ये? ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अभी कुछ देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट लॉ का एग्जांपल तो आपने हीट इंजन एग्जांपल में दिया था। कैन यू जस्टिफाई योर आंसर? सर हीटिंग मतलब फर्स्ट लॉ बना बताता है कि एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो हमारा सेकंड लॉ में बताया कि जो हीट है नॉट कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू वर्क, पर हीट रिजेक्ट हो सकती है, होती है पर ऐसा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने कहा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इज इट? है सर। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने क्या कहा? सर सेम ये दोनों। दोनों सेम है? हाँ तो फिर दोनों अलग अलग जगह पे क्यों पढ़ते हैं? हम लोग कहते हैं क्या कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ही हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं? मतलब सर थर्मोडायनेमिक्स दोनों को सेम ही, शायद दोनों को नाम मतलब अलग अलग कहते हैं नाम से, मतलब दोनों एक ही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसने दिया था? सर जूल। जूल ने। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाँ किसने दिया था? उन्होंने ही दिया होगा सर। अच्छा, जूल, उन्होंने ही दोनों दिया। सेम है तो। आपने कहा सेम है ना, ऐसा थोड़ी ना कहा है कि भाई हाँ सबने हाँ कह दिया कि सेम है। चलो खैर, इंजन कितने टाइप्स के होते हैं? जी। हाँ सर, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, दो व्हाट टाइप इज के। व्हाट इज इंटरनल कंबशन इंजन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन? सर इंटरनल कंबशन के इनके अंदर मतलब कंबशन टेक प्लेस इनसाइड द सिस्टम, एंड एक्सटर्नल कंबशन में मतलब कंबशन कहीं और होता है, उसके मतलब और जगह होता है, इसलिए उसे एक्सटर्नल कंबशन कहते हैं। कह सकते हैं कि आप एग्जांपल दे सकते हैं क्या एक्सटर्नल कंबशन इंजन की? एक्सटर्नल स्टीम पावर प्लांट और इंटरनल कंबशन इनका इंजन सिलेंडर, स्टीम बाइक। पावर प्लांट आपके डिफिनेशन के हिसाब से कैसे एक्सटर्नल कंबशन इंजन हुआ? स्टीम पावर प्लांट में बर्निंग कहाँ होता है फ्यूल की? कंबशन चेम्बर में होता है, उसका फिर कहाँ वो पे? हीट सप्लाई बॉयलर को किया जाता है। कंबशन चैम्बर कहाँ होता है? बॉयलर में फर्नेस कहाँ होता है? कंबशन कैन वी उसके से दैट बॉयलर नीचे होगा। फर्नेस इज द पार्ट ऑफ बॉयलर? नहीं सर, बॉयलर को नहीं नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब सिस्टम मतलब उसके उसको नहीं कह सकते सर। चलिए कोई बात नहीं। आपने पढ़ा है इंटरनली फायर्ड बॉयलर एंड एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर? यस सर। क्या होता है इंटरनली फायर्ड बॉयलर, क्या होता है एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर? इंटरनली फायर बॉयलर मतलब उसका ट्यूब के अंदर हम फ्लू गैसेस लेते हैं, फिर उसके बाजू में वाटर होता है, और एक्सटर्नली के अंदर ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो करता है, उसके बाजू में ये होता है, सराउंडिंग में हीट फ्लू गैसेस होते हैं। व्हाट इज वाटर ट्यूब बॉयलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर?
शायद मैंने सर गलत बोल दिया। सही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है आपके पास, टेक योर टाइम। सर ट्यूब के अंदर वाटर होता है और बाहर फ्लू गैसेस होती है, और फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर ट्यूब के अंदर फायर होती है, उसके बाद ये वाटर तो होता है। फिर से पहले क्वेश्चन आ गया ना, व्हाट इज इंटरनली फायर्ड बॉयलर एंड व्हाट इज एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर? सर मुझे कुछ या आइडिया भी इंटरनली नहीं है फायर्ड सर, बॉयलर में मतलब रिवीजन नहीं फर्नेस जो कर। है बॉयलर के अंदर होता है, ठीक है। तो अब जब आईसी इंजन और ईसी इंजन में आपने डिफरेंस बताया, तो आपने कहा ईसी इंजन में कंबशन बाहर होता है और आईसी इंजन में कंबशन अंदर होता है, तब तो ये डिफिनेशन भी गलत हो गया। हम सर सिस्टम डिफाइन करते, सिस्टम के अंदर कंबशन होता है, उस मतलब उसके एक्सटर्नल एरोप्लेन इज, कंबशन के मतलब। ओके लीव दैट, एरोप्लेन इज टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन, और सर ये एक्सटर्नली, मतलब ये और मतलब सर फिर एक्सटर्नल कंबशन भी कवर करता है सर उसमें, वो टू स्ट्रोक एरोप्लेन, फोर स्ट्रोक नहीं होता उसमें। यस सर। एरोप्लेन इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन, यस सर। तो वहां पे फ्यूल कहाँ ओपन जलता है एरोप्लेन ओपन में? सर मुझे मतलब पावर पॉइंट का मैंने उतना रिवीजन नहीं किया सर, सॉरी। आईसी इंजन की बात कर रहे हैं, यू टोल्ड दैट आईसी इंजन इज योर फेवरेट सर सब्जेक्ट, चलिए लीव दैट। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, टू स्ट्रोक यस इंजन की सर। बात करते हैं, टू स्ट्रोक इंजन, यस सर। तो टू स्ट्रोक इंजन में पावर ज्यादा मिलता है, सेम साइज की बात हो रही है, या फोर स्ट्रोक में पावर किस सर में टू ज्यादा मिलता स्ट्रोक है? में मिलता है टू स्ट्रोक में मिलता है, पावर, सर टू स्ट्रोक में। तो फिर हम फोर स्ट्रोक क्यों यूज करते हैं? टू स्ट्रोक यूज करना चाहिए ना। सर टू स्ट्रोक में सर लॉसेस ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी कम आती है सर, इन मतलब जब उसमें डेडिकेटेड वॉल नहीं, उसमें पोर्ट होते हैं सर टू स्ट्रोक में, और फोर स्ट्रोक में वॉल होते हैं। जब इस ऐसा, और कंबशन मतलब जब स्कैवेंजिंग होती है उसके साथ हमारा मतलब एयर फ्यूल मिक्सर भी बाहर चला जाता है, इसलिए उनकी एफिशिएंसी कम होती है सर। आपने एक वर्ड यूज किया कि फोर स्ट्रोक में वाल्व होता है, टू स्ट्रोक में पोर्ट होता है, यस सर। तो नो, सो नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाल्व एंड पोर्ट? सर ये पोर्ट ओपन होता मतलब ओपन होता है, उसको कोई बंद करने वाला नहीं था, वॉल को कैम एंड फॉलोअर के थ्रू मतलब वो ओपन और क्लोज होता है सर। तो फिर क्वेश्चन उठा, कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म क्या है? कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म, ठीक है स्वप्निल, इसमें सर कैम लीव एंड। दैट, लीव दैट, इट्स डन फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। अब फीडबैक का टर्न है, सर प्लीज। ओके सर। स्वप्निल, आपसे जब यस क्वेश्चन सर। पूछा जा रहा है तो आपका चेहरे का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, आप इधर उधर देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, छत के ऊपर है ना, आपको सामने देख के जिसने जिस इंटरव्यूअर ने आपसे सवाल किया है उनसे थोड़ा आई कांटेक्ट बना के रखिए, और थोड़ा सा यस अपना सर। लुक को भी थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप कीजिए, जैसे कि थोड़ा आपके जो बाल वाल है थोड़ा सा अच्छे से सेट करके आराम से ऐसे जाइएगा, है ना, थोड़ा ओके। ऊपर हो अच्छे से ढंग से, थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी मूंछ वूछ भी सेट कर लीजिएगा। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल की कमी लगती है वैसे, जब आप इधर उधर देखते हो, सवाल पूछे जाते हैं, आप उधर देखो ऊपर देखो, है ना, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन लगता है, और आप चीजों को ओके सही सर। डायरेक्शन में, जब सवाल पूछा जा रहा है तो सही डायरेक्शन में जवाब नहीं दे रहे हो, आप चीजों को इधर उधर ज्यादा कर रहे थे, बाकी टेक्निकल वाले आपको ज्यादा अच्छे से बता देंगे आपने क्या गलती की है ना। एक तो दिक्कत ओके सर। ये थी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसको सुन ही नहीं रहे हो, आपने बस पहला वर्ड सुना और जो आपके मन में आया आपने बोल दिया, फिर बाद में आप खुद ही अपने आंसर को गलत बता के वापस करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये मेरे साथ ही नहीं हुआ, सर के साथ भी हुआ है काफी सारे क्वेश्चन में, सर ने पूछा आपसे क्या, आप बता भी दिए पर आप गलत बता दिए, फिर बाद में बोल रहे हैं हाँ सर ये गलत था, ये ऐसे होगा। मतलब तो सर उसमें पहले पूरा क्वेश्चन सुनने सुनने दे, उसके बाद मैं बिल्कुल बात करूँ ना, मतलब ऐसे। बिल्कुल, क्योंकि ओके ओके क्वेश्चन सर। पूछे जा रहे हैं तो बहुत कुछ सोच समझ के पूछा जा रहा होगा, ऐसे कोई एकदम बेसिक ओह क्वेश्चन तो सर। नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको दिमाग हम्म। तो लगाना पड़ेगा। कोई डेफिनेशन तो पूछ नहीं है, तुरंत आपने ओके। आंसर दे दी, तो चीजों को सुनो कि कहना ओके क्या सर। चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मेहनत की जरूरत है ओके। आपको,
मैंने जैसे दो ओके तीन सब्जेक्ट में सर। से आपको ट्राई किया, तो जरूरत है, रिक्वायरमेंट है मैथ्स के भी आपको। बाकी सर बताएंगे आपको। स्वप्निल क्या था कि आप बहुत जॉली मूड में आ गए, कभी कभी बहुत सीरियस हो गए, कभी आप फ्रस्ट्रेट हो गए, कभी बहुत। एक्चुअली क्या है कि इंटरव्यू में आपको टेम्परामेंट एकदम नॉर्मल रखना पड़ेगा, जैसा है आपका शुरू से लेके लास्ट तक। कैसे? ठीक है, जैसे एचआर राउंड में आप कुछ भी आंसर दे रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल में मैं कुछ पूछ रहा हूँ, फिर आप घूम जा रहे हैं, फिर आप आ रहे हैं लौट के जब दोबारा से, फिर पूरी तरह पहुंच नहीं पा रहे हैं। इफ यू डोंट नो द आंसर, सो यू कैन से दैट सॉरी सर, एट दिस टाइम आई एम अनेबल टू रिकॉल दैट। अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, बोल सकते हैं ना, ओके सिंपल सी बात है। और थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो आपने फेवरेट सब्जेक्ट यहाँ ओके लिखाया, मैं उससे दाएं बाएं कहीं गया भी नहीं। जबकि इंटरमॉक में जो आप बैठेंगे बार के इंटरव्यू में, तो वो आपसे टॉम से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन ओके बनते चला गया। लास्ट में आपने कैम एंड फॉलोअर का जिक्र कर दिया, तो मैं थ्योरी मशीन में चला गया। ठीक है ना, तो वही वर्ड यूज सर मुझे। कीजिए जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम हो, या वो चीज आपको आता हो। जैसे मेरे दिमाग में अच्छा, कैम एंड फॉलोअर का क्वेश्चन ही नहीं उठा था, लेकिन जैसे ही आपने वर्ड यूज किया, वैसे ही मैंने मैं। क्वेश्चन बना दिया। तो अगर आप उस चीज में श्योर हैं, तो आप पैनल को उधर ले जा सकते हैं, अदरवाइज उस वर्ड को यूज ही मत कीजिए। ठीक है ना। ओके बाद बाकी विशेष अगर कोई भी आप बातें होंगी तो आप कॉल